Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we will discuss the meaning and objective of accounting. That is the very first chapter of accountancy, and today we will do only the objective questions of this chapter. So we have started our revision batch today, and in revision we know that in our exam there are 20 questions of 1 mark each, which include filling the blanks, true and false, as well as the MCQs. So our today's lecture of revision of chapter number 1 will cover the filling the blanks. So let's start doing our first topic, that is the fill-ups. So we have very first question, that is 1. What starts where bookkeeping ends? जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद कौन सा सेकंड स्टेप होता है जो हमें फॉलो करना होता है? बुक कीपिंग इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड बुक कीपिंग के बाद सेकंड क्या आता है जब बुक कीपिंग ख़त्म होती है? दैट इज़ अकाउंटिंग. Second question is management and employees are the users of accounting information. सो अकॉर्डिंग टू दिस कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन से यूज़र्स होते हैं. तो हमें पता है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के 2 टाइप के यूज़र होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल. इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो मैनेजमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. इसमें सभी आ जाते हैं, ओनर, एम्प्लॉई, मैनेजर, सभी. एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं? जो बाहर के लोग होते हैं जिनको पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर जो लोगों ने लोन लेना है तो दे नीड इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो हमारे पास मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कौन से होंगे? दे विल बी द इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. देन थर्ड पॉइंट इज information in financial reports is based on what transactions? जो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन सी ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए. तो ये हो गया हमारा आंसर है इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन. इकोनॉमिकल मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो इकोनॉमिक फॉर्म में है, मतलब कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, मॉनेटरी फॉर्म में. जो हमारी पर्सनल है, जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे कोई भी इमोशंस, वी कांट राइट दैट थिंग इन आवर रिपोर्ट्स. और वो भी वो रिपोर्ट जो फाइनेंस की है, फाइनेंशियल है, मॉनेटरी फॉर्म में है. तो मॉनेटरी फॉर्म में सिर्फ वो रिपोर्ट्स में वो इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो इकोनॉमिक नेचर की होती है. देन फोर्थ पॉइंट इज द process of posting transactions into ledger is termed as. जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं तो लेजर में जब पोस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो हमने क्या किया था,
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो 3-4 पॉइंट्स किए थे। तो रिकॉर्ड क्या होता है, सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना है। क्लासीफाई क्या होता है, लेजर में उनको क्लासीफाई करना है, उनको अपना एक अकाउंट का नाम देना है। तो यहाँ पे आंसर होगा क्लासीफाइंग। देन फिफ्थ पॉइंट इज accountancy has what scope as compared to bookkeeping? बुककीपिंग के कंपैरिजन में जो हमारी अकाउंटेंसी है उसका स्कोप कैसा है? तो सबसे पहले हमें पता है हमारी बुक्स में क्या आता है, बुककीपिंग के बेसिस में हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग के बाद क्या करते हैं हम, अकाउंटेंसी। तो थर्ड लेवल पे हमारे पास अकाउंटेंसी है जिसमें सभी कुछ कवर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा अकाउंटेंसी हैज़ वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू बुककीपिंग। So sixth one is information is said to be relevant if it is dash। इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के लिए रेलिवेंट कब मानी जाएगी, व्हेन विल द इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर द बिजनेस। हमारे लिए या फिर इंटरनल यूजर के लिए या फिर किसी के लिए भी इंफॉर्मेशन तब यूजफुल मानी जाएगी जब उसमें कभी भी बायसनेस नहीं होगी, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। व्हेन द इंफॉर्मेशन विल बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, तब हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट मानी जाएगी, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस ऐसी नहीं होंगी जो किसी ने जान के किए हैं ताकि अपनी बुक्स को सही दिखाने के लिए या अपना पर्सनल गेन के लिए। तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल ट्रू है, एक्यूरेट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वही हमारे लिए रेलिवेंट है। और उसके लिए वर्ड क्या है, फ्री फ्रॉम बायसनेस। द प्रोसेस ऑफ accounting starts with dash and ends with dash। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ख़त्म होता है? सबसे पहले हम अपनी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और सबसे आखिर में क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड में बनाई है उसे यूज़र्स तक, फाइनेंशियल यूज़र्स तक उसी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते। तो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसकी की जाती है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंड एंड विद communicating the information। जो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमने यूजर्स तक पहुंचानी होती है, राइट। देन 8th क्वेश्चन वी आर हैविंग, अकाउंटिंग measures the business transactions in terms of dash units। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से यूनिट्स में मेजर की जाती हैं? हमने हमेशा बार बार पढ़ा है कि जो अमाउंट मॉनेटरी फॉर्म में होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड होती हैं, इमोशनल आइटम्स नेवर रिकॉर्डेड।
तो monetary will be the answer. Done? Then ninth point we are having changing of accounting policy to show the favorable picture is known as, उसे क्या कहते हैं? जब हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह चेंज करते हैं कि वो हमारी अकॉर्डिंग हमारी फेवरेबल पोजीशन बन जाती है, हम अपने फेवर में सब कुछ अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को ठीक करना शुरू कर जाते हैं कि यूज़र्स तक ये बात ना पहुंचे और हम इन बातों को अभी छिपा लें, तो उस वर्ड को, उस टर्म को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग. जब हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज करना शुरू कर दें कि उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाए, तो उसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप आगे बहुत बार पढ़ोगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम. बहुत बार पूछा जाता है. आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. देन लास्ट वन इज डैश यूजर्स आर groups outside the business entity who uses the information to make decisions about the business entity. तो इसका मतलब है कि वो कौन से यूज़र्स होते हैं जो बाहर तो बिज़नेस एंटिटी के अलावा अपने ग्रुप में होते हैं, लेकिन उन्हें इन्हीं इन्फॉर्मेशन की नीड होती है और इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं बिज़नेस के बारे में ही. दीज आर दी एक्सटर्नल यूज़र्स. क्योंकि इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं बिज़नेस से, और जो बिज़नेस के बाहर के यूज़र्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल यूज़र्स. तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारी अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपके एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है. यही टॉपिक्स हैं. इसके अलावा मेरे ख्याल से तो आपको पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पेंडिंग है ही नहीं है. और इसी टॉपिक में ये MCQs या फिलअप्स हम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यही आपकी एक बेसिस है. इन्हें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे देन यू विल बी एबल टू डू all the questions, all the long questions, short questions, all the questions and the MCQs. और आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर पैटर्न में 20 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, जिनमें फिलअप्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं और MCQs भी हो सकते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. तो आपको इन्हीं ट्रू फॉल्स, MCQs सभी को पेपर में पढ़ के जाना है और यही आपके मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो. और ये सीधे 20 मार्क्स हैं और ये बहुत इजी होते हैं. और अगर आप इन्हीं 20 मार्क्स को ग्रिप कर लोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा. तो टुमारो वी विल डू द MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो पेपर के लिए बहुत रेलिवेंट है, और वही MCQs आपको पूरी लाइफ काम आएंगे. तो बेटा जो ये आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हो या चैप्टर्स कर रहे हो अकाउंटेंसी के, ये सारी लाइफ आपके काम आएंगे. क्योंकि जब भी आप कॉमर्स स्ट्रीम में कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये चैप्टर तो होंगे ही होंगे. ये तो बेसिक है. ये तो चैप्टर हर जगह होंगे. चाहे आप 10 साल बाद भी एग्ज़ाम देने जाओ तो इन्हीं चैप्टर के बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. तो ये चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं
MCQs कल करेंगे, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो सी यू टुमारो. थैंक यू.